कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 9 चैप्टर 11 के एग्जाम्पल्स, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सॉल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है एग्जाम्पल का। एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस में। तो हमें बताना है उसका वर्क डन क्या हुआ। तो बच्चों आपको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास में 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, यानी 10 जूल का वर्क हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों। इसमें एक पोर्टर है जो एक लगेज को उठाता है, 15 केजी का वो लगेज है, ग्राउंड से उठाता है वो 1.5 मीटर की हाइट तक, और हमें बताना है कि उसको उठाने में उसने कितना वर्क किया है। देखो भाई, वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, वर्क होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ फोर्स कितना होगा? जितना उस लगेज का वेट होगा, यानी F m g भी होता है और s। तो m इसका मास है 15 केजी, जी हम यहाँ 9.8 ले सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर का हुआ है बच्चों। तो बच्चों जब हम यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 15 का 1.5 से मल्टीप्लाई करके 22.5 आ रहा है, और 22.5 का जब 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 220.5 आ रहा है। तो जो वर्क डन है 220.5 जूल है बच्चों। ठीक है ना। अगर आप इसे 9.8 की जगह 10 लेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही इजी हो जाएगा और सीधे से 225 जूल आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 15 केजी का उसका मास है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, हाफ, और एम हमारे पास में यहाँ 15 केजी है और वी है 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 इंटू 4, तो 2 से ये 4 कट गया 2 बार में। ठीक है ना। 15 और चौके 15 चौके 60 दूनी 120, तो ये 120 जूल उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बच्चों इस वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 केजी। मतलब एक कार जिसकी वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से आपने 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है, तो उसमें कितना वर्क हुआ है। यानी हमें अगर ये मालूम चल जाएगा उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो उतना ही वर्क होगा बच्चों, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हुआ ये देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u 30 किलोमीटर पर आवर, और इसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है। तो 6 3 जा 6 10 जा, और 6 3 जा 18, 6 6 5 जा 6 5 जा, तो 5 5 जो 25/3 मीटर पर सेकंड आया। ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी मीटर पर सेकंड में, और बाद में जो फाइनल वेलोसिटी हुई 60 किलोमीटर पर आवर है। इसे हम मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 6 3 जा और 6 10 जा, यानी ये 50/3 मीटर पर सेकंड आया इसका। अब हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी पहले क्या थी, हाफ एम कितना है इसका, मास है 1500, और u मतलब इनिशियली u जो था 25/3 था, v स्क्वायर है ना, एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर एक ही बात है बच्चों, अगर हम अलग अलग केस लेते हैं तो। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ये 750 हो जाएगा, फिर 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 25 250 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो, तो इसका हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा ये आपका 15625 अपॉन में 3, ये जूल आपकी इनिशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट में। फाइनल एनर्जी जो बाद में हमें दिख रही है उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर वाला। एम यहाँ पे 1500 ही होगा, और वी आपको पता है कि 50/3 मीटर पर सेकंड है, तो 50/3 2 बार लिख देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, और फिर 3 से ये 500 बार में कट जाएगा।
और अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 तो ये हो गया 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो हो गया अपॉन में 3, 6,25,000 और ये 1,56,250 है। तो ये एनर्जी का चेंज आया है, तो चेंज इन एनर्जी यानी वर्क के इक्वल होगा। तो वर्क डन होगा बच्चों, हमें वर्क निकालना है, तो वर्क डन इनका डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वर्क डन हो जाएगा 6,25,000 अपॉन में 3 माइनस 1,56,250 अपॉन में 3। तो बच्चों ये 6,25,000 में से 1,56,250 को अगर माइनस करोगे तो 468,750 आएगा, 4,68,750 और 3 से डिवाइड करोगे तो जब इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 1,56,250 आएगा बच्चों, इसका करेक्ट जो चेंज आया है एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसमें वर्क करना पड़ा 1,56,250 जूल का वर्क करना पड़ा बच्चों। बच्चों हमने इस पूरी कैलकुलेशन में डेसिमल को अवॉइड करने की कोशिश की है, तो आप चाहें तो डेसिमल में भी करके आंसर लाएंगे, एनसीईआरटी का आंसर आपको मिल जाएगा जो आपके आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दोनों आंसर ठीक है, एज यू विश, जैसा आप करना चाहें वैसे ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले हमें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और जो फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर उसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो निकाल लिया, 1,56,250 अपॉन 3 जूल था। बाद में उसके पास कितनी एनर्जी आई जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो वो 6,25,000 अपॉन 3 जूल था। दोनों का जो डिफरेंस था वही वर्क डन होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको गेन हुई है उतना ही समझो उस पर वर्क हुआ है बच्चों। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास है मालूम 11.5 में फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट 10 kg का है, ग्राउंड से 6 मीटर के ऊपर है, तो उस पर कितनी एनर्जी है, यानी उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास होगी वो mgh के इक्वल होती है बच्चों। तो m इसका 10 kg है, g 9.8 लेने के लिए कहा गया, हाइट 6 मीटर है, तो ये 98 तो 10 से मल्टीप्लाई करके हो गया, और 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 48 4 क्या रिवर 6 9 58 588 जूल इसके पास अभी है बच्चों काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट है 12 kg का है और वो एक सर्टेन हाइट पर है, यानी जमीन से उसकी कुछ हाइट है, लेकिन हमें हाइट नहीं मालूम है, हमें ये मालूम है कि उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 480 जूल है। हमें हाइट मालूम करनी है जहां पर ऑब्जेक्ट है और जी यहाँ पर 10 लेना है बच्चों। तो देखो आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है अभी यहाँ दिया हुआ है 480 जूल, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh इज इक्वल टू 480 जूल, और m दिया हुआ है हमारे पास में 12 kg का, g 10 लेने के लिए बोला है, h हमें फाइंड करना है और 480 इक्वल टू में है हमारे, तो h को फाइंड करने के लिए 480 को डिवाइड करना होगा 12 इंटू 10 से, 0 से 0 कट गया, 12 से 48 4 बार में कट गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है 12 मीटर की हाइट पर है इस वक्त बच्चों। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की हाइट 4 मीटर है ग्राउंड से और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन में है, दो गर्ल्स हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है और मतलब सेम वेट है, और वो एक रस्सी को पकड़कर 8 मीटर की हाइट तक जाती हैं, ठीक है। गर्ल पहली वाली लड़की को हम ए नाम देते हैं गर्ल ए और दूसरे को गर्ल बी कह देते हैं। अगर गर्ल ए 20 सेकंड लेती है इस हाइट तक जाने में और गर्ल बी जो है वो 50 सेकंड लेती है इस हाइट तक जाने में, तो आपको बताना है कि उनकी पावर क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी W अपॉन में T, ठीक है ना। अब W का फॉर्मूला होता है F इंटू एस अपॉन में T, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से पावर के लिए, P फॉर पावर। तो हमें गर्ल ए के लिए अगर पता करना है, मान लो गर्ल ए है, उसकी पावर मालूम कर लिए, तो पावर ये एफ उसका वेट हो जाएगा, क्योंकि अपने वेट को उठा के ले जाना उससे, मतलब अपने वेट अपने आप को ले जाना है, तो mg है ना उसका, सॉरी हमें mg की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें दिया हुआ है उसका वेट, तो f हो गया 400 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों दोनों में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का ही है, बस टाइम का फर्क है। जो गर्ल ए है वो 20 सेकंड ले रहा है, तो 0 से 0 2 से गया 4 बार में, 4 4 16, तो गर्ल ए जो है वो 160 वाट की है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, कोई लड़की क्या वाट में हो सकती है,
जी नहीं, ये सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और गर्ल बी जो है उसकी पावर अगर मैं मालूम करना है तो फिर से वही वर्क का W/T है ना, सेम फॉर्मूला। इसका भी फोर्स है 400 यानी उसका वेट 400 है, डिस्प्लेसमेंट भी 8 है और टाइम इसका 50 है, 50 सेकेंड। ऑब्वियसली ये टाइम ज्यादा ले रही है तो इसका पावर कम आएगा, 0 से 0 5 8 जा 40, तो 64 8 8 64 वाट। तो गर्ल बी का जो पावर है 64 वाट है और गर्ल ए का जो पावर है 160 वाट है। इसका मतलब कौन सी गर्ल में पावर ज्यादा है? गर्ल ए में पावर ज्यादा है, ठीक है ना। व्हाट इज पावर दिखा दिया हमने आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 8 हमारे पास एक लड़का है जिसका मास 50 केजी है और वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, 45 स्टेप्स जाता है वो 9 सेकंड में और एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर। हमें उसकी पावर निकालनी। फिर से बच्चों देखो, पावर निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम चाहिए, वर्क निकालने के लिए F इंटू एस चाहिए और टाइम नीचे रखना होगा। अब ये F हमें पता है mg से आ जाएगा क्योंकि उसका मास दिया हुआ है और g हम यूज कर लेंगे 10 और s यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो s निकाल लेते हैं बच्चों कि वो कितना गया है। देखो s कैसे निकलेगा, वो 45 स्टेप जा रहा है, एक स्टेप की हाइट है, एक स्टेप की हाइट कितनी गिवन है 9 सेकेंड 15 सेंटीमीटर है, पर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर जो है आएगा वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो 15 × 5 75 का 5 7 कैरी ओवर 15 × 7 67 675 अपॉन में 100 तो यानी 6.75 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, 9 सेकंड में हुआ। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m इसका कितना है बच्चों, मास है 50 केजी का, g 10 लेना है और डिस्प्लेसमेंट 6.75 है और टाइम लग रहा है इसको 9 सेकंड का, ठीक है ना। ये 9 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, 9 7 63 7 बार में क्या 4 9 5 45। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ये जो 550 का 10 से करेंगे तो 500 हो जाएगा और 0.75, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 से 25 का 5 और 2 कैरी ओवर 5 से 35 37 और 2 जीरो लगाएंगे, डेसिमल भी 2 डिजिट बार लगेगा। ये 375 वाट का ये लड़का है बच्चों। तो लड़के की पावर आ गई है 375 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में 11.9 में है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट का है और 6 घंटे पर डे यूज होता है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। जब बात बच्चों यूनिट की है ना, यूनिट क्या है तो समझ लो आपको kWh निकालना है, किलोवाट आवर निकालना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर kWh यानी यूनिट निकालनी है। तो आप देखो एक ही बल्ब है, सिर्फ एक बल्ब है, 60 वाट का है, तो वाट को किलोवाट में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1 किलोवाट हो गया। अब इसके आवर है ना, kW तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, आवर। आवर कितने हैं, 6 है, 6 आवर। तो बन गया, बिल्कुल यूनिट आ जाएगी आपकी, क्योंकि एक ही बल्ब है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ब ज्यादा होते तो फिर ये कैलकुलेशन को आप उसी हिसाब से करना होता, दिन भी ज्यादा होते तो उसमें भी मल्टीप्लाई करना होता। 0 0 काट दो, 6 6 36 अपॉन में 100 किलोवाट आवर, तो ये 0.36 किलोवाट आवर या आप कह सकते हैं 0.36 यूनिट। जब भी आपको यूनिट निकालनी हो तो सीधी सीधी सी बात है kWh निकालो, यानी किलोवाट। अगर वाट में शक्ति दी हुई है तो सबको किलोवाट में बदल दो और साथ में घंटे कितने लग रहे हैं, एक दिन में 6 घंटे हैं, 30 दिन में 6 के हिसाब से 180 घंटे हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिन का ही निकालना था मुझे यूनिट, तो मुझे आगे मल्टीप्लाई सिर्फ 6 घंटे से ही करना पड़ा। लेकिन अगर मान लो 10 दिन का निकालना होता या 1 महीने का निकालना हो तो इस 6 में हमें 30 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता 30 दिन का निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के यूनिट निकालने में बस आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर है सारी पावर को एक साथ प्लस कर दो निकाल के और उसको किलोवाट में बदल दो। फिर घंटे निकालने के लिए घंटे देख लो भाई कितने घंटे किस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से बच्चों हमने ये कंप्लीट कर लिया अपना ये एग्जाम्पल का सारा पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट पाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक फोर्स है, पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है वर्क डन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है वर्क इक्वल टू F इंटू एस होता है। F यहाँ पर 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 8 मीटर का है, तो इसका मतलब 56 जूल का वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट जो है 2 है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है। देखो वर्क होने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, फोर्स शुड बी अप्लाइड यानी बल लगना चाहिए,
फोर्स शुड, या हम बल्कि शुड ना कह के मस्ट कहते हैं, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, तो तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बात आप टेक्स्ट के रूप में देख सकते हैं, वर्क सेट टू डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स दैट ऑब्जेक्ट, है ना, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर एक्सप्रेशन लिखना है हमें, फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यार एक्सप्रेशन कितनी बार तुमने यूज कर लिया, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, ये है एक्सप्रेशन बच्चों वर्क डन निकालने का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ही अगर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क किसे कहते हैं बच्चों, ये बहुत इजी है। 1 जूल वर्क कब होता है, 1 जूल वर्क होता है कब, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हो 1 मीटर की डिस्टेंस को, है ना, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो, तो वर्क डन जो होगा वो 1 जूल होगा बच्चों। 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of force applied। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ए फोर्स, मतलब बैलों की एक जोड़ी जो है 140 न्यूटन का फोर्स लगाती है किसी फील्ड को फ्लो करने में, है ना, और वो जो 15 मीटर लॉन्ग है फील्ड, तो कितना वर्क होगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 140 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का आ रहा है, तो आपका 15 जीरो लगा दो, 15 चौके 60 का जीरो, 6 15 है उनसे 2100 जूल का वर्क हो रहा है बच्चों इस दोनों जोड़ियों के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी दैट इज पजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसकी गति के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी इनिशियल भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है ना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है अगर यू 0 है, और हम जब मतलब यू 0 है तब ये लगा सकते हैं। ये मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज की अलग बात है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट की पहले से ही कोई वेलोसिटी है और वो बाद में इंक्रीज हो गई है, तो यू और वी दो अलग लगाएंगे, फिर उनका डिफरेंस होगा जो मालूम चलेगा कितना उस पर वर्क हुआ है या कितनी उसके एनर्जी में चेंज आए। तो वहां पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, अगर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर 3 टाइम्स कर दें तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास इसमें है क्या, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहे, हाफ। मास हमें एम ही दिया हुआ है और वी हमारे पास है इस वक्त 5 इंटू 5 है ना, स्क्वायर करने के लिए, और इससे हमें मास निकल जाएगा। तो m निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 2 भाई साहब मल्टीप्लाई में जाएंगे और 5 इंटू 5 नीचे डिवाइड में आएंगे, तो 5 से 5 बार में करेंगे, 5 से 5 करेंगे, 2 केजी का इस वक्त इसका मास निकल कर आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास आ गया 2 केजी। अब देखो अलग अलग केस है। केस 1 में कहता है उसके अगर वेलोसिटी डबल कर दें ना, वेलोसिटी डबल कर देंगे तो v कितना हो जाएगा, अभी कितना 5 है 10 व्हेन v 10 मीटर पर सेकंड, तो उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम, एम 2 केजी का और v 10 इंटू 10, तो 2 से कट गया 5 बार में, 5 में 10 जमा 100, तो ये 100 जूल होगा उस काइनेटिक एनर्जी। यानी उसका जो वेलोसिटी डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गया बच्चों। और जब उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे, v जब कर देंगे, ये v डैश कर दो और v डबल डैश कर दो, 15 मीटर पर सेकंड यानी बढ़ा दिया आपने, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितना हो जाएगी, ये देखना, हाफ m और v बोले तो 15 इंटू 15,
2 से 2 कट गया, 225 जूल, 15 इंटू 15 225 जूल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल जब आपने वेलोसिटी किया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई है 225 जूल बच्चों। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ये 225 जूल, इसका इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। ठीक है ना, यहां से ये मास निकल गया इसका इस्तेमाल करते क्योंकि v हमारे पास था। जब मास निकल गया है इन 2 kg का तो फिर हमने एक बार वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आ गई, फिर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया यानी 5 की जगह 15 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 225 जूल आ गई बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इन टेक्स्ट का। व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, ऐसा यूनिट व्हाट है। चलो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर आपको पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी इज पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम होता है, ऐसा यूनिट इसका वाट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिफाइन 1 वाट, 1 वाट क्या होगा 1 जूल पर सेकंड है ना। 1 वाट देखो पावर होता है W अपॉन में है ना T, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल का वर्क करेगा पर सेकंड तो उसका जो पावर आएगा 1 वाट आएगा। तो 1 वाट होता है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 11th, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज पावर। लो जी पावर निकालना है इसका। तो पावर का क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ, या एनर्जी हो या वर्क हो एक ही यूनिट रहता है। तो 1000 जूल का ये वर्क कर रहा है और टाइम ले रहा है ये 10 सेकंड का, तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100 जूल पर सेकंड जिसको हम कहेंगे 100 वाट। ठीक है ना, 100 वाट का है ये लैंप, 100 वाट का बल्ब है बच्चों ये जिसकी पावर है 100 वाट। अगला प्रश्न हमारे पास है डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है। एवरेज पावर को बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि टोटल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है और जो टोटल टाइम ले रहा है उससे डिवाइड करके, टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वी ऑब्टेन एवरेज पावर डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना सॉल्यूशन एक्सरसाइज का। हमें पहले क्वेश्चन में देखना है लुक एट द एक्टिविटीज गिवन लिस्टेड बिलो, यह जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उनको देख के बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, अगर वो पॉन्ड में तैर रहा है तो वर्क हो रहा है बच्चों, वो फोर्स लगा रहा है और वो आगे मूव कर रहा है, तो इसमें वर्क डन होगा। ठीक है, जिसमें वर्क डन हो रहा है वहां टिक कर रहे हैं। डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, वो डंकी अपने बैक पीठ पर एक लोड लेके जा रहा है। देखो मान लो ये डंकी की बैक है, ठीक है, ये लोड पड़ा हुआ है इस पे, तो ये जो डंकी का लोड है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और मूवमेंट इधर हो रहा है ना। यानी यहाँ पर अगर डंकी ने इसे फोर्स लगाया है तो ऊपर की तरफ लगाया है ना, क्योंकि वेट नीचे की तरफ आएगा तो वो उसे अपनी पीठ पे लेके जा रहा है तो उसका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है लोड का, तो कोई वर्क नहीं हो रहा। अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही जाता तो वर्क होता, वो क्योंकि आगे मूव कर रहा है तो नो वर्क इज डन। ठीक है ना, फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, इसलिए इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, जीरो वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जीरो वर्क होता है, नो वर्क होता है। विंड मिल लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, हाँ पानी उठा रहा है, फोर्स लग रहा है, पानी भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन हो रहा है बच्चों। ग्रीन प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। एनर्जी इज पुल्ड, अगर एक इंजन ट्रेन को खींच रही है तो बिल्कुल वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और खींच रही है यानी डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। लेकिन अगर धूप में दाने सूख रहे हैं तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चों। और सेल बोट, अगर विंड एनर्जी उसको अगर बोट को आगे बढ़ा रही है तो इसमें वर्क हो रहा है बच्चों, क्योंकि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसमें वर्क हो रहा है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको फेंका जा रहा है। देखो मान लो ये ग्राउंड का लेवल है, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे गया और वापस इसी लेवल पर आ गया। तो यहां पर हमें बताना है कि क्या वर्क हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा। तो ग्रेविटी के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का हाइट जो अभी है स्टार्टिंग में है ना, ये इनिशियल पोजीशन पे, और ऑब्जेक्ट की हाइट फाइनल पोजीशन पे सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया है, तो ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया है। नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, जिस लेवल से फेंका। हाँ ये अलग बात है जिसने फेंका होगा उसने वर्क किया होगा, पर हमने ये नहीं पूछा है, या क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि जो फेंकने वाला है उसने क्या वर्क किया है। हमसे पूछा ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं, ऑब्जेक्ट अभी भी उसी हाइट पर है जिस हाइट पे पहले था, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाके वो गिर रहा है बच्चों।
तो चलिए इसका आंसर आप रिटर्न में देखना चाहें तो देख सकते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डिफरेंस, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेस 0 है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। इतना सारा लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा आपको एक्सप्लेन किया वही काफी है। अगला प्रश्न कहता है कि बैटरी जब जलती है, बैटरी लाइट से बल्ब, एक बैटरी जब बल्ब को लाइट करती है उसमें रोशनी आती है, तो उसमें एनर्जी का जो चेंज है वो कौन कौन सा होगा। बहुत सिंपल है, बैटरी में केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट से लाइट, ये बल्ब में होता है बच्चों। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी, हीट से लाइट एनर्जी बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर। भाई कोई फोर्स लग रहा है जिसने इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया 5 मीटर से 2 मीटर चेंज किया, तो वर्क क्या हुआ। एनर्जी में जो चेंज आया होगा ना बच्चों वो वर्क बता देगा, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है भाई, सर्टेन मास 20 kg का मास, वी स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, 2 से कट गया 10 बार में, ये 25 धम्मा 250। स्टार्टिंग में इसके पास 250 जूल थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बाद में इसके जो चेंज का या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम है 20 वही, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया चेंज होकर, तो 2 से गया 10 बार में, 10 हो गया 40। देखो 40 जूल अब बची है, यानी इस पे जो वर्क हुआ है इसको रोकने में 210 जूल का वर्क, यानी वर्क डन जो होगा इनके एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 250 माइनस 40, 210 जूल का वर्क हुआ है बच्चों। वैसे ये नेगेटिव हुआ है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी, ठीक है, माइनस में भी आएगा आंसर इसका, लेकिन वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है बच्चों। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है बच्चों, ठीक है। 40 माइनस 250, तो माइनस में 200 जूल, तो ये माइनस केवल अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, वर्क जो डन है वो 210 जूल ही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक मास ऑफ 10 kg है, ठीक है, मास ऑफ 10 ऑब्जेक्ट है, टेबल पॉइंट ए पे रखा हुआ है, इट इज मूव टू पॉइंट बी, यानी मान लो टेबल है, ठीक है, यहाँ पॉइंट ए था, यहां से मूव करके आ गया पॉइंट बी पर, 10 kg का मास है। इफ द लाइन ऑफ जॉइनिंग एंड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही किया मैंने, कुछ अलग नहीं किया। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई वर्क नहीं हुआ। फिर से पहले भी अभी एक क्वेश्चन आया था, जब लाइन ये जो सेम है ना, इसके जो हाइट है वर्टिकल हाइट में जमीन से ये जो है सेम है ना, अभी भी एच है और तभी भी पहले भी एच था, इसलिए कोई भी इसमें वर्क नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करेगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। किसी भी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है ना, यहां से गिरना शुरू हुआ, यहां आया, फिर यहां आएगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट कम होता जा रहा है, इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन यार एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मान लिया डिक्रीज होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है, इसलिए टोटल जो एनर्जी रहती है ना मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसमें किसी लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का कोई नियम नहीं टूट रहा है बच्चों, एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी सेम रहने का मतलब टोटल एनर्जी सेम रहती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहेगा वो सेम रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ, आप इसे रीड कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। बाइसिकल को जब आप राइड करते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जब हम साइकिल को चला रहे होंगे ना बच्चों, तो उसमें हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है, हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करके उसको मूव कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आ रही है और काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम किसी बाइसिकल को राइड करते हैं बच्चों। वेरियस एनर्जी बाइसिकल मस्कुलर एनर्जी टू काइनेटिक एंड हीट एनर्जी। आगे प्रश्न कहता है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल माइट योर माइट। अगर आप किसी पत्थर को अपनी पूरी ताकत से पुश करते हैं लेकिन वो आप उसको जरा भी हिला नहीं पाते, तो क्या कोई एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ है बच्चों, पत्थर को तो नहीं हुआ एनर्जी का ट्रांसफर। वेयर द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, तो फिर एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी हीट होने में गई। आपको पसीना आ जाता है, आपकी बॉडी हीट हो जाती है, तो वो एनर्जी जो आपने लगाई वो हीट होने में खर्च हो गई, क्योंकि पत्थर मूव नहीं किया है तो एनर्जी का ट्रांसफर पत्थर को नहीं हुआ है। आपकी जो पूरी एनर्जी है वो
आपकी बॉडी को हीट करने में खर्च हो गई बच्चों। तो ये इसका रिटर्न आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A certain household has consumed 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। 250 यूनिट की एनर्जी खर्च किया, 250 यूनिट खर्च किया। जूल में ये क्या होगा? देखो भाई, यूनिट का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं। यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसका मतलब इसने 250 किलोवाट आवर की एनर्जी खर्च की है। तो आपको एक रिलेशन बताया था मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में कि 1 kWh इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है ना? तो इसमें हमें जूल में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस 250 को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10⁻⁶ और ये जूल में आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 को। 25 से 150 का जीरो हासिल 15, 25 से 15 और 25 से 75 और 15 90, 900 और एक जीरो लगा दो, एक डेसिमल लगा दो इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी अगर इसे स्टैंडर्ड पावर में बदलेंगे तो ये जो डेसिमल है इसे यहाँ शिफ्ट कर दो तो 9.0 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि दो प्लेस डेसिमल आया है इसलिए पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 250 यूनिट जो है बच्चों कितने जूल के बराबर होगा? आपके सामने स्क्रीन पर है 9 इंटू 10⁻⁸ जूल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट जो 40 केजी का है उसको उठाया जाता है 5 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं mgh होता है। ठीक है, तो m इसका है 40 केजी, g हम अपनी तरफ से अप्लाई कर लेते हैं 10 ले लेते हैं और हाइट लेते हैं इसका दिया हुआ है 5, तो 40 पंजे 4 पंजे 20 और एक जीरो और एक जीरो, 2000 जूल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, अगर हम जी 10 ले रहे हैं तब। ठीक है ना? अब इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब ये नीचे आ जाएगा, मतलब मान लो यहाँ पर 2000 जूल एनर्जी है इसके पास। ठीक है ना? ये पत्थर है, जब ये बीच में आया, ठीक बीच में आ गया, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में तो जीरो थी, यहाँ तो जीरो थी, तो अब यहाँ आधे रास्ते आया तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी और काइनेटिक भी आधी हो जाएगी, मतलब उसमें बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका आधा हो जाएगा बच्चों 2000 जूल का, हाफ। ठीक है ना? और ये 1000 जूल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल होगी आधे रास्ते में, और जब पता है ग्राउंड से जब टकराने वाला होगा ना तो वो काइनेटिक एनर्जी फुल होगी, 2000 जूल होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा उस वक्त बच्चों, क्योंकि जमीन से उसकी हाइट जीरो होगी बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, मतलब अर्थ है ये, अर्थ की वो है ऑर्बिट है, ये अर्थ है, यहाँ सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है एस, तो ये जो मूव कर रहा है ना, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा बच्चों वो जीरो होगा, क्योंकि जो ये होता है फोर्स की डायरेक्शन, ये है इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, नहीं परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन जीरो होता है बच्चों। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका आप रिटर्न आंसर देख लीजिए, ये स्क्रीन पर है, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ सवाल ये कहता है, क्या देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ना हो, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ऑन इट। मतलब सवाल का ये है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लग रहा हो फिर भी उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि जब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना, ये रास्ता है और यूनिफॉर्म मोशन में ये चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स वो जीरो, फोर्स तो लग रहा है पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, यानी फ्रिक्शन का फोर्स होगा, ये ऑब्जेक्ट भी फोर्स को लगा रहा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ये मूव कर रहा है, तो यह नेट फोर्स जीरो होगा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में होगा तभी उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। अगर इंक्रीज करेगी वेलोसिटी या डिक्रीज करेगी तो उस पर फोर्स लगेगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है तभी उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सवाल यही था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट हो और उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। तो यहाँ कोई फोर्स ना लग रहा होगा मतलब होता है कि नेट फोर्स ना लग रहा हो। तो हमारे पास स्क्रीन पर ये आंसर है जो आपको रिटर्न की फॉर्म में हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। एक भाई साहब हैं, वो अपने सर पे एक बंडल रखा हुआ, उन्हें भूसा रखा हुआ है, मतलब तिनका भूसा कह सकते हैं, और 30 मिनट के लिए रखा हुआ और थक जाते हैं। हैज ही डन सम वर्क ऑन और नॉट, क्या उन्होंने कोई वर्क किया? नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क। क्यों नो वर्क हुआ है? वो तो थक गए हैं भाई साहब। अरे भाई थक इसलिए गए हैं क्योंकि वो फोर्स तो लगा रहे थे, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना भाई, वो भूसे को कहीं उन्होंने पहुंचाया नहीं। मान लो जमीन से उठा के सर पर रखते तो एक बार के लिए वर्क होता, या जमीन से उठा के फेंक देते तब भी वर्क होता, क्योंकि उन्होंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे फोर्स नहीं, फोर्स तो लग रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो रोक तो रहे हैं उसको नीचे की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उस हे के ऊपर, उस बंडल के ऊपर, इसलिए यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है बच्चों। तो रिटर्न फॉर्म में आपके पास आंसर है, व्हेन अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रही है ना, द पर्सन इज नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, पर्सन उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, हेंस इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द बंडल इज जीरो। तो क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए इसमें कोई जो है वर्क नहीं हो रहा है। बच्चों यहाँ पर ना वो पर्सन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो उसको खींच रही है उस बंडल को अपनी तरफ, तो पर्सन को फोर्स नहीं लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर है। मुझे लगा ये सी इसके साथ लगा हुआ है, मैं सोच रहा था चीटर कहां से आ गया, सॉरी। इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1500 वाट का है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, कितना एनर्जी यूज करेगा 10 घंटे में। चले एनर्जी मतलब जूल में निकाल लेते हैं, यूनिट बोलता तो किलोवाट आवर, तो एनर्जी पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट कितना बन रहा है ये देखो, यूनिट मतलब KWH, तो 1500 वाट है, किलोवाट बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये किलोवाट हो जाएगा, और टाइम 10 आवर लग रहे हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट के 1 जीरो से ये जीरो भी काट दो, यानी 15 यूनिट, 15 KWH। अब इसको एनर्जी यानी जूल में निकालना है, तो इसको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छिका 90 का जीरो, कैरी ओवर 9, 15 45 9 54, और आपने एक डिजिट लगाना है डेसिमल का, और 10⁻6 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे 5.4 कर दूंगा तो 10⁻7 जूल हो जाएगा, इतना एनर्जी होगा वो जूल में जो उसने 10 घंटे में खर्च किया है। तो डेसिमल कई बार विजिबल नहीं होता। तो बच्चों अगर हम इसमें यूनिट की बात करते हैं तो ये 15 किलोवाट आवर यानी 15 यूनिट एनर्जी उसने खर्च किया है, और अगर हम उसे ऐसा यूनिट में देखना चाहें तो वो 5.4 इंटू 10⁻7 जूल उसने एनर्जी खर्च किया है ऐसा यूनिट में। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम है, वो मूव करता है जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो यहाँ पर वो उसके लास्ट में एनर्जी जो है लास्ट में आकर रुक जाता है, तो उसकी एनर्जी को क्या होता है, क्या इसमें किसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का वायलेशन है? तो नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमने बांधा एक धागे को और ये पेंडुलम है, मान लो ये इसकी पोजीशन ए है, यहाँ से यहाँ पर इसके पास जो है पोटेंशियल, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ मूव कराते हैं तो इस पोजीशन बी मान लो इसे, तो ये पोजीशन बी पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, और फिर जब ये इधर की तरफ गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर ये इधर जाएगा, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, काइनेटिक पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज करेगी, काइनेटिक इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से ये जो पेंडुलम है या बॉब है ये पूरा मूव करता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसे एयर के रेजिस्टेंस को पार करना पड़ता है, यानी हवा भी तो है यहाँ पर, उसका रेजिस्टेंस को जब पार करती है तो बार बार इसकी एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम आने में खर्च होती है, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है, एनर्जी केवल सराउंडिंग में जाके एक तरह से फैल जाती है, उसके आसपास के जो सराउंडिंग है एयर के पार्टिकल है उनको वो एनर्जी मिल जाती है जो पेंडुलम ने उनके अगेंस्ट वर्क करने में खर्च किया है। तो यहाँ पर किसी तरह के एनर्जी का वायलेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का वायलेशन नहीं है, यहाँ पे नियम लागू है। टोटल एनर्जी जो इस पेंडुलम की होगी और जो सराउंडिंग की वो सेम रहेगी, भले ही पेंडुलम रेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना, पेंडुलम रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, पर उसकी जो एनर्जी आसपास की सराउंडिंग में फैल जाती है, तो ये नहीं कि एनर्जी कहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई, एनर्जी केवल आसपास की सराउंडिंग में फैल गई है और इसलिए पेंडुलम रेस्ट में आ गया है। तो रेस्ट में क्यों आया, क्या उसकी एनर्जी खत्म हो गई? एनर्जी खत्म नहीं, उसने जो वर्क की ना ग्रेविटी के एयर के फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वहां पे वो एनर्जी खर्च हो गई जो सराउंडिंग में फैल गई है बच्चों। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप बना के अच्छे से लिख लीजिएगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। में कितना वर्क करना पड़ेगा? ये वर्क जो एनर्जी के बराबर होता है। अभी उसके पास देखो वर्क टू बी डन, यानी उसको रोकने में जो वर्क होगा ना बच्चों, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू किसके होगा? काइनेटिक एनर्जी, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इतना वर्क उसे करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर m और v मालूम चल जाएगा तो उसे हम जूल में भी बता सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क, जो हमें एक कार जिसका मास 1500 kg है उसको रोकने में, जिसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो वर्क निकालने के लिए सीधा सीधा आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, जितनी एनर्जी है उतना वर्क करना पड़ेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो वर्क टू बी डन टू स्टॉप ए मूविंग कार इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो v है ना उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। इसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको मालूम है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा यूनिट में करना पड़ता है ना भाई, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। तो ये 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। डेसिमल के चक्कर में मत पड़ो। तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर, m कितना है इसका 1500 और v कितना है 50/3, 50/3 इंटू 50/3 स्क्वायर था इसलिए कर दिया। अब ये 2 से काट दो, ये 750 बार में, फिर 3 से काट दो 250 बार में। अब कोई 3 से कटेगा नहीं तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 और 1 2 3 0, 1 2 3 0 अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो 3 2 जा 6, 0 लगा के 3 जा 24, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 3 9, फिर 3 जा 9.333 जूल आता ही रहेगा। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इस कार को रोकने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है बच्चों। आप क्वेश्चन को आप खुद से रीड कर लीजिए अच्छे से, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इधर है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ है ना, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसमें कब वर्क जीरो है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो यहाँ पर देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जीरो वर्क होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पॉजिटिव वर्क होगा बच्चों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन में, यहाँ नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव वर्क, अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क, और परपेंडिकुलर हो उनके बीच में जो डायरेक्शन तो वो जीरो वर्क होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनी कहती है द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अगर उस पर बहुत सारे फोर्स लग भी रहे हो तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बच्चों, मैं इस बात से सहमत हूँ, आप भी सहमत है, क्योंकि देखो बहुत सारे फोर्स लग रहे हो लेकिन वो इक्वल हो, है ना, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है। भले ही मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इधर से जो फोर्स लग रहा है और जो इधर से फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आया, यानी कोई इधर से उधर मूव ही नहीं हुआ, तो यहाँ एक्सेलरेशन उसका जीरो है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। या मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है, पीछे एक एग्जांपल डिस्कस किया था, ठीक है ना, फोर्स इधर से भी लग रहा होगा, इसमें इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, लेकिन वो सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहा है भी बैलेंस कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी पहले भी हमने एक डिस्कस किया था, वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो फोर्स अगर बैलेंस होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, भले ही बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इसका रिटर्न आंसर है, आप इसे देख सकते हैं, वो यही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। देखो भाई पूरा वाट पावर निकाल लो, पूरी पावर कितनी हो गई, 500 वाट के 4 डिवाइस है। तो ये जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं भाई, 4 डिवाइस है तो ये 2000 वाट हो गया एक तरह से पावर, ठीक है ना, 5 इंटू 4। तो हमें यूनिट निकालना है ना, KW यूनिट, KW मतलब यूनिट हो गया बच्चों। तो किलोवाट, भाई ये जो है 2000 वाट को किलोवाट में बदलोगे तो 1000 से भाग करो, ये बन गया किलोवाट। और आवर कितने लग रहे हैं 10, तो 10 में मल्टीप्लाई कर 10 आवर, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 20 20 किलोवाट आवर बन गया, यानी 20 यूनिट
यहाँ पर इसकी एनर्जी आ गई। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो लास्ट में रुक जाता है, इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन द ग्राउंड। व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब जमीन पर टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। जमीन में हो सकता है हीट भी प्रोड्यूस होता हो, उसमें गड्ढा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो साउंड में या हीट में ट्रांसफर हो जाती है। किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा गिरा तो उसको हो सकता है डैमेज कर दे, तो कहने का मतलब साउंड में या हीट में एनर्जी उसकी ट्रांसफर हो जाती है। लेट्स सी द रिटन आंसर। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट्स पोटेंशियल एनर्जी gets converted into kinetic energy, and when the object kinetic energy gets converted into the heat and sound energy। इस तरह से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज और इंटेक्स और एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।